कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली 8 मई को जो है परीक्षा हुई बीपीएससी की, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से जो है चीज़ें ऊहापोह में हैं और शायद अपडेट आने तक जो है कैंसिल भी हो गई है या होने वाली है। जो भी चीज़ें हैं आपको पता चल ही जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, जो है अनिश्चितता की स्थिति है और निश्चित तौर पर उनको निराश होना पड़ा होगा जो अभ्यर्थी जो है सीरियस रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप में से जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो जिन्होंने भी अपीयर किया होगा, तो इससे निराश मत हो। ये प्रक्रिया जो है आपके बस की बात नहीं है। जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, लेकिन निराश मत हो और अपनी तैयारी को जो है उसी मनोयोग से करते रहें दोस्तों। इससे जो है आप बिल्कुल घबराएं भी मत और निराश भी मत हो। और आप जो है निश्चित तौर पर जो है अगर अपनी तैयारी अच्छी बना के रखेंगे तो जब भी परीक्षा होगी आगे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप उसी तरह जिस तरह आप कमिटेड थे अपनी तैयारी के लिए, आप उसी तरह ग्रिप बनाए रहिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बात को समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, चूँकि बीपीएससी और सिविल सर्विस जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, अगर मान लीजिए इनमें विलम्ब होता है या पेपर कैंसिल होता है तो बहुत मानसिक तनाव होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आगे की पढ़ाई हमारे साथ कंटिन्यू करिए। हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपको जो है भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। और भौतिक विज्ञान के जितने वीडियो हैं सब प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं और वो सब सीक्वेंस में है, आप टॉपिक वाइज उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से सवाल निश्चित पूछा जाता है। प्रकाश है वो, और प्रकाश में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे दर्पण हो चुका है, आपने देखा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रकाश की चाल हो चुकी है, परिभाषाएं हो चुकी है, लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रकाश में एक नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, नया टॉपिक जो है आपका वो क्या है? नया टॉपिक में दोस्तों हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए हम समझते हैं दोस्तों कि प्रकाश का जो है अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। क्लियर दोस्तों, अगर एक समांग माध्यम है, ठीक है, ये मान लीजिए एक माध्यम है प्रकाश का, ठीक है, और ये क्या है? ये दूसरा माध्यम है। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। हम दो माध्यम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब प्रकाश के किरण जो है एक सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ठीक है। प्रकाश की किरण दोस्तों एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में चल रही है, तो उस समय क्या होता है? प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है? जो इसका मूल पथ है दोस्तों इससे विचलित हो जाती है। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। मान लीजिए इससे ये इसमें प्रवेश करती है, तो क्या ये जो है लाइन एकदम सीधी रहेगी दोस्तों? ऐसी चीज नहीं होगी। या वो इधर हो जाएगी या वो इधर हो जाएगी, मतलब सरल रेखा उसकी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, वो आगे पीछे हो जाएगी, सीधी रेखा नहीं रह जाएगी। जैसे आपने प्रिज्म का उदाहरण देखा होगा। प्रिज्म में क्या होता है दोस्तों? एक कांच का जो है ये टुकड़ा होता है प्रिज्म। अब मान लीजिए इसमें जो है प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण क्या होती है दोस्तों? प्रवेश करती है। अब प्रकाश की किरण को प्रवेश करने के बाद क्या आपको लगता है उसकी सरल रेखा बनी रहेगी? मान लीजिए ये प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो ये माध्यम कौन सा है दोस्तों? ये माध्यम है वायु का, और ये माध्यम है
कांच का या प्रिज्म का, या प्रिज्म का। अब यहाँ जब ये जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है दोस्तों, जाना तो चाहिए इसको ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या करती है, इधर मुड़ जाती है। मतलब ये क्या करती है, इधर मुड़ जाती है। फिर अब मान लीजिए इधर भी इसको जाना चाहिए तो ऐसा नहीं है, फिर ये कैसी होती है, इधर मुड़ जाती है। मतलब सबसे पहले ऐसे सरल रेखा में आती है, इसके बाद ये इधर मुड़ जाती है, फिर इधर मुड़ जाती है। या किसी माध्यम की बात आप करिए, मान लीजिए कोई ये माध्यम है, सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, कोई भी हो सकता है। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पे किस तरह की सिचुएशंस घटित होती हैं। अब मान लीजिए यहाँ से ये विरल माध्यम से आ रही है, तो सघन माध्यम में जरूरी नहीं कि ये सीधी रेखा में ही गमन करे, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। फिर ये इस माध्यम से गुजरने के बाद मान लीजिए ये किधर भी घूम सकती है। ये क्या है दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपने मार्ग से मुड़ना। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, और लेकिन अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के साथ ही वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। यही विचलन क्या कहलाता है दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब अपवर्तन। क्लियर हुआ? चलिए, अपवर्तन तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो अपवर्तन है इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह जो है ये होता है। चलिए, यहाँ पर मान लीजिए एक किरण हमने डाली, ये माध्यम है, ये माध्यम है मान लीजिए वायु का, और ये माध्यम है जल का। मान लीजिए तालाब है, तो तालाब का जल है, तो इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो किस तरह अपवर्तित होती है, यही हमको देखना है। अब मान लीजिए इसको और तिरछा कर देते हैं। ये प्रकाश की किरण पड़ती है दोस्तों, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या है, अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये प्रकाश की किरण क्या होगी, जाना तो इसको सीधा चाहिए, लेकिन ये क्या होगी, ये प्रकाश की किरण झुक जाएगी अभिलंब की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमको जो समझना है वो क्या समझना है, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है। आपको पता है पहले से ही आपतन कोण है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ये परावर्तन में भी आपने देखा था। अब ये जो कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण वो होती है जो किसी भी पृष्ठ से टकरा के, किसी माध्यम के पृष्ठ से टकरा के जो है अपनी दिशा से मुड़ जाती है या अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये क्या है, अपवर्तित किरण है। और ये क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है दोस्तों, एक अभिलंब है। तो अब देखिए, ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये बनेगा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण। मतलब वायु के माध्यम से जल के माध्यम में प्रवेश करते समय क्या होगा, प्रकाश की सीधी रेखा अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगा अपवर्तन कोण। ये बनेगा, ये कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, जहां पर आपतित होती है किरण। अब देखिए, अब आपतन बिंदु किसे कहेंगे, ये जो दोस्तों ये वाला जो बिंदु होगा जहां पर ये स्पर्श करेंगे, ये होगा आपतन बिंदु। आपतन मतलब आपतित हुई जहां पर किरण, उस बिंदु की बात कर रहे हैं। ये टर्म्स है, आप एक चीजों को समझ लीजिए। ये क्या है, आपतित किरण। आपतित मतलब जो गिरती है किसी पृष्ठ पे या किसी तल पे, किसी दूसरे माध्यम के तल पे, तो ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था दोस्तों। मान लीजिए अगर ये अपनी सरल रेखा में ही गमन करती रहती तो कैसे जाती, हम देखते हैं, हम देख लेते हैं कि कैसे ये अपवर्तित हुई। अब मान लीजिए ये रेखा जाती तो ये सीधे जो है ऐसे निकल जाती। इसको सीधी लाइन अगर हम बना दें तो ऐसे निकल जाती, लेकिन ये क्या हुई, इधर झुक गई। ये किधर झुक गई, इधर झुक गई, मतलब ये इस तरफ झुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सरल रेखा जो है बनी नहीं रह पाई, वो झुक गई। इसका मतलब हो गया, इसका अपवर्तन हो गया। तो अब इस अपवर्तन में जो है ये आपतन बिंदु होता है।
ये जो अभिलंब होता है इसके बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या होता है, कोण बनता है, आपतन कोण होता है। अपवर्तन कोण कौन सा होता है, अभिलंब से जो है जो कोण बनता है, जो प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है उससे अभिलंब से जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है। क्लियर हुआ, आपतन बिंदु आप देख ही चुके हैं। तो ये हमने पूरी तरह से अपवर्तन को देख लिया। अब अभिलंब ये सीधा है जो खींचा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। चलिए ये टर्म्स आपने समझ लिया। अब आपको देखना है दोस्तों कि इस कंडीशन में आपने एक बेसिक चीज, बेसिक जो है स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब आपको दोस्तों ये जानना है कि जब सघन से विरल या विरल से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या सिचुएशन होती है, ये हम देखेंगे। आइए देखते हैं सिंपल सी चीज। ये है एक लाइन, यहाँ पर किरण आपतित हो रही है, इसको हमने अभिलंब मान लिया, इसको हमने अभिलंब मान लिया। यहाँ पर माध्यम कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, मतलब वायु से जल में जा रही है, ठीक है। या कोई उदाहरण रख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन देखनी है कि क्या हो सकता है। जैसे हमने ये बताया कि वो सरल रेखा को छोड़ के विचलित होती है। अब दोस्तों विचलन जो होता है, ये विचलन क्या हो सकता है, ये जो अभिलंब है ये किरण इसकी तरफ झुकेगी या इससे दूर जाएगी। दो ही कंडीशन तो होगी ना, कि जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन सीधी जाती तब हम ये मानते कि अपवर्तन नहीं हुआ। तो अब या तो ये इधर आएगी, या तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, या तो अभिलंब से दूर जाएगी। दो सिचुएशन होगी दोस्तों, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक फिगर में और हम बना देते हैं, इसमें दूसरी चीज सिचुएशन हो जाएगी। इसमें ये किरण आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और ये क्या होगी, अगर सीधी रेखा होती तो ये होती, फिर ये क्या हो जाएगी, विचलन है, ठीक है। और ये क्या है, कोण वगैरह आप देख ही चुके हैं। अब इस कंडीशन में समझिए, यहाँ पर सघन माध्यम है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, विरल माध्यम है। दोनों सिचुएशन में आप समझ लीजिए, अगर प्रकाश की किरण दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है, प्रवेश करती है, फिर उसका अपवर्तन होता है, तो वो हमेशा क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी। ये अभिलंब है, काल्पनिक अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुकेगी। अगर जो है सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से क्या होगी, वो प्रसारित होगी, अर्थात वो दूर जाएगी, प्रसारित होगी। क्लियर हुआ, बस यही समझाना था। मतलब अपवर्तन में किस तरह नियम काम करेगा कि अगर विरल से सघन में किरण जाएगी, आप ऐसा समझिए अगर डेंस है, बहुत ज़्यादा सघन माध्यम है, तो वो प्रसार संभव नहीं है, ज़्यादा प्रसार संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि घनत्व तो ज़्यादा है, सघनता ज़्यादा है, तो प्रसार कम होगा। इसका मतलब प्रसार से आप समझिए कि अभिलंब से दूर जाने को प्रसार कहेंगे। तो मतलब एक ट्रिक से याद करिए कि अगर जो है विरल से सघन में आती है तो वो केंद्र की तरफ ही सिकुड़ेगी, अभिलंब की तरफ ही सिकुड़ेगी, क्योंकि माध्यम सघन हो गया है। और जब जो है ये जगह पा जाएगी, खूब जगह पा जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा, विरल माध्यम में आएगी, अगर सघन से विरल में आएगी तब क्या होगा दोस्तों, तब ये होगा कि वो फैल जाएगी, प्रसारित हो जाएगी, क्योंकि अब उसका घनत्व भी कम है और सघनता भी कम है। क्लियर हुआ। चलिए ये नहीं भूलेगा आपको। अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश की अपवर्तन की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में क्या क्या चीजें जो है होती है। इसमें देखिए दोस्तों, प्रकाश की चाल, ये प्रश्न पूछ सकता है, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है दोस्तों। चाल, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता,
पर क्या असर पड़ता है, क्या ये दोस्तों परिवर्तित होती हैं या परिवर्तित होती हैं या बनी रहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। अगर एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, अपवर्तन होगा, तो क्या होगा, चाल भी बदल जाएगी, इसकी जो है तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी, तीव्रता भी बदल जाएगी। ठीक है, इन तीनों चीजों में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन किस चीज में नहीं आएगा, आवृत्ति में, अर्थात फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी जो होगी दोस्तों वो क्या होगी, सेम रहेगी। मतलब अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, फिर दूसरे से तीसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, उसका अपवर्तन हो रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आवृत्ति नहीं बदलेगी प्रकाश की, लेकिन ये तीन चीजें बदल जाएंगी, चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये कंडीशंस याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या समझना है दोस्तों, अपवर्तन की कुछ घटनाएं हम देखेंगे कि किस तरह जो है अपवर्तन काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ घटनाएं, कुछ जो है अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। हम देखते हैं जब रात होती है, काली रात होती है, तो तारे जो होते हैं दोस्तों वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये जानना आवश्यक है। ये जो तारों के टिमटिमाने की घटना है दोस्तों, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। कैसे होता है ये देखेंगे। अब देखिए, वायुमंडल में क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल में आप जानते हैं कि वायु की विभिन्न घनत्व की परतें होती हैं, विभिन्न घनत्व की परतें होती हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग घनत्व की अलग अलग परतें होती हैं। मतलब एक घनत्व की परत नहीं होती, अलग अलग गैसेस भी हैं, उनका घनत्व भी अलग अलग है। क्लियर हुआ? तो क्या होता है दोस्तों, जब जो है प्रकाश चलता है, अब मान लीजिए कई लेयर हैं वायु की, ठीक है। अब आपने देखा है सघन माध्यम, विरल माध्यम में किस तरह अपवर्तन होता है, तो आपने देख लिया। उसकी चाल भी बदल जाएगी, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी, तीव्रता भी बदल जाएगी। तो आप समझिए कि प्रकाश यहाँ से चला, अब यहाँ से ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अपवर्तन हो रहा है। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की जो है, अभिलंब की तरफ से दूर प्रसारित होगा। विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब से केंद्र, अभिलंब से सटेगा या वो उसके नजदीक आएगा या उसकी तरफ अभिसारित होगा। ये बात तो आपने देख ली। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, अब लगातार इसमें अपवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो वायु की जो परत होती है ये स्थिर नहीं होती। जो वायु की परतें होती है, तो इनका घनत्व तो समान नहीं होता, दूसरी चीजें स्थिर नहीं होती, ये चेंज होती रहती, बहती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है। तो अब इससे क्या होगा, हमें ये महसूस होता है कि तारे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें ये महसूस होता है कि अलग अलग समय पे तारे विभिन्न अलग अलग स्थिति में हैं। कभी इधर दिखेंगे, कभी उधर, क्योंकि वायु की परतें स्थिर नहीं। आप यहाँ हैं, आप यहाँ से देखिए, एक तो विरल और सघन का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। दूसरा, ये चूंकि स्थिर नहीं है तो आपको लगेगा कि कभी तारे इस समय में यहाँ है, कभी लगेगा तारे इस समय में यहाँ है, अस्थिरता की वजह से, वायु की परतों की अस्थिरता की वजह से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। जब इस तरह जो है आपको दिखेगा तो आपको ये किस तरह दिखेंगे, टिमटिमाते हुए, मतलब आपको लगेगा कि अच्छा कभी इधर कभी इधर, तो उनका जो प्रकाश होगा अपवर्तित होता रहता है, तो उसकी वजह से आपको ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये कारण है, आप इस चीज को जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये एक उदाहरण महत्वपूर्ण हो गया किस चीज का, कि रात के समय तारे टिमटिमाते हैं, उसका कारण क्या है दोस्तों, अपवर्तन है। ये याद रखिएगा, अपवर्तन
परावर्तन, इनके कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं, इनको याद रखिएगा कि किस वजह से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा, मान लीजिए दोस्तों जल में कोई छड़ डूबी है, ठीक है, जल में क्या है, जल में कोई छड़ डूबी है, तो क्या दिखाई देगी? इस प्रयोग को आप कभी करके देख सकते हैं। ये अभिलंब हो गया। जब जल में आप किसी छड़ को डुबोएंगे या कोई भी जो है एक लकड़ी, लंबी सी लकड़ी आप जो है जल में डुबो के देख सकते हैं। अब ये अभिलंब हो गया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो है छड़ क्या सीधी जाएगी? बिल्कुल सीधी तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, ये प्रसारित हो जाएगी? नहीं, ये प्रसारित भी नहीं होगी। आपको पहले ही पता है ये जो है विरल माध्यम है वायु, और ये है जल जो है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। ये वायु है विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो ये जो छड़ होगी किसकी तरफ झुकी प्रतीत होगी? किसकी तरफ झुकी प्रतीत होगी? अभिलंब की तरफ। अभिलंब की तरफ क्या होगी दोस्तों? झुकी प्रतीत होगी। अभिलंब की ओर झुकी प्रतीत होगी। और दूसरी चीज, एक चीज तो ये कि अभिलंब की तरफ वो झुकी प्रतीत होगी, अभिसारित प्रतीत होगी। दूसरी चीज, जितना भी आकार है उसका जल में, वो आपको छोटा दिखाई देगा। मतलब जो आकार वास्तविक है उतना आकार नहीं दिखाई देगा, उसकी लंबाई उतनी नहीं दिखाई देगी, बल्कि क्या होगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी प्रतीत होगी। आपको लंबाई कम नहीं होगी, केवल छोटी प्रतीत होगी। क्लियर हुआ? तो ये भी किसका उदाहरण? अपवर्तन का उदाहरण है। मतलब आप जैसे ही पानी में कोई चीज डालते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, लंबाई छोटी दिखेगी और वो मुड़ी हुई प्रतीत होगी। और जो मुड़ाव है वो किस तरफ है, वो मैंने क्लियर कर दिया अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये उदाहरण समझ में आया? अच्छा, अब मान लीजिए दूसरा उदाहरण देते हैं। पानी में भरा, मान लीजिए एक बर्तन है, एक बर्तन में आपने पानी भरा है, इसमें पानी भरा है, और एक सिक्का जो है आपने इसमें रखा है। मान लीजिए आपने इसमें एक क्वाइन रखा हुआ है। तो क्वाइन कैसा लगेगा दोस्तों? अगर आप इसको जो है देखेंगे ध्यान से तो ये लगेगा कि अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ है। आपको ये अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन की वजह से। अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है, अपनी सतह से ये उठा हुआ दिखाई देगा। चलिए, अब एक खास बात, सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना को डिस्कस कर लिया जाए। देखिए दोस्तों, जब आप सूर्योदय देखते हैं, ठीक है, सूर्योदय, जब सूर्य जो है उगता है, और दूसरी घटना कौन सी है? सूर्यास्त की। सूर्यास्त और सूर्योदय की घटना के समय जो है आप ये देखेंगे कि क्षितिज के नीचे भी सूर्य चला आता है दोस्तों। मतलब सूर्य जो है जब क्षितिज के नीचे चला जाएगा तब भी वो सूर्योदय के बाद भी, सूर्यास्त के बाद भी वो हमें दिखाई देगा, और जब क्षितिज से ऊपर नहीं आया होता तब भी जो है वो दिखाई देगा। मतलब अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, पृथ्वी पे आप यहाँ खड़े हैं, अब सूर्य यहाँ पर है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या होगा, जब सूर्य इस स्थिति में आएगा तभी आपको दिखना चाहिए। मान लीजिए सूर्य की विभिन्न स्थितियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप खड़े हैं दोस्तों, तो यहाँ पर तो सूर्य आपको नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब उपस्थित होगा तभी आएगा, दिखेगा। लेकिन जब ये जो है यहाँ रहता है, क्षितिज के नीचे रहता है, तब भी आपको ये दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अपवर्तन की वजह से होता है। क्यों होता है? अपवर्तन की वजह से होता है। और जब ये सूर्यास्त हो जाता है, मान लीजिए यही डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ तक है तब तो आप देख पाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ तक आएगा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अपवर्तन की क्रिया की वजह से सूर्यास्त के बाद भी जो है आपको सूर्य दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ उदाहरण है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप अपवर्तन की क्रिया को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, हम एक प्रिज्म का उदाहरण लेंगे। हम दोस्तों एक प्रिज्म का
उदाहरण लेंगे और उससे कुछ चीजों को समझेंगे। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है दोस्तों? ये जो है समांग पारदर्शी माध्यम है। समांग पारदर्शी माध्यम कांच का होता है। चलिए, ये होता है प्रिज्म का आकार। अब देखिए इससे हमें क्या समझना है दोस्तों, ठीक है। प्रिज्म से हमें समझना है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ये वर्ण विक्षेपण क्या है दोस्तों, यही हमको देखना है। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, ये 7 रंगों से निर्मित है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर बना है, ठीक है। ये 7 रंग कौन से हैं दोस्तों? बैगनी, नीला, बैगनी नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, नारंगी और लाल। 1 2 3 4 5 6 7। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आसमानी को जामुनी रंग भी कहते हैं, जामुनी रंग भी कहते हैं। तो ये 7 रंग है जिनसे श्वेत प्रकाश निर्मित होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होके गुजरता है, ठीक है। आइए देखेंगे हम सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है, प्रिज्म के जो है ये आधार की ओर झुकने के साथ साथ क्या करता है, अलग अलग जो है रंगों में ये वो हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है, ये माध्यम चेंज हो रहा है दूसरा, तो ये ऐसे आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, 7 रंग है। कितने रंग है दोस्तों, 7 रंग। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये प्रिज्म के आधार की ओर झुकता है और क्या होता है, 7 रंगों में बदल जाता है, 7 रंगों में ये बदल जाता है। और इसका हर मार्ग अलग अलग होता है। जैसे इसका जो मार्ग है 7 रंगों का, ये अलग अलग होता है, मतलब ये विस्तृत हो जाता है। ये बात समझ में आई दोस्तों आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको यही देखना है मैंने आपको जो है, मैं एक आपको सूत्र बता दे रहा हूं दोस्तों, बैनी आह पिनाला, ये एक ट्रिक है 7 रंगों को याद करने की। बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, ये 7 रंगों को याद करने का एक ट्रिक है। इससे एक चीज और है कि आप एक तो 7 रंगों को याद कर पाएंगे, दूसरा आप इनका क्रम समझ पाएंगे कि आधार से ऊपर की तरफ रंगों का क्रम क्या है। अब आप इसी क्रम में आप देख लीजिए, सबसे नीचे जो होगा आधार में वो कौन सा रंग होगा, बैगनी होगा दोस्तों। और सबसे जो ऊपर होगा, सबसे ऊपर वाला जो रंग होगा वो कौन सा रंग होगा, लाल रंग। ये बात आप याद रखिएगा।
आधार की तरफ, सबसे आधार की तरफ क्या होगा, रंग बैगनी होगा। फिर कौन सा होगा, नीला होगा, फिर हरा हो, आसमानी होगा, फिर हरा होगा, फिर पीला होगा, फिर नीला होगा, नारंगी होगा, फिर लाल होगा। ठीक है, मतलब इस क्रम को आप याद रखिए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस क्रम में ये सातों रंग होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये चीज आप समझिए, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो बैगनी रंग का विक्षेपण होता है दोस्तों, वो सबसे अधिक होता है। मतलब अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का तो सीधी लाइन जो है यही होनी चाहिए। आप कल्पना करिए कि अगर इसका जो है अपवर्तन न होता, यहां से इसका अपवर्तन होता तो इस सीधी लाइन यहाँ जाती। इसका मतलब हुआ कि अगर इस लाइन से बैगनी रंग तक की लाइन, आप देखिए ये प्रकाश की किरण जा रही है दोस्तों, ये अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम आ जा रही है। ये वायु माध्यम है, वायु से ये जो है कांच के माध्यम में प्रवेश करती है और उसके बाद फिर जो है ये दूसरे माध्यम में आती है वायु में। ठीक है, अब अगर ये सीधी रेखा, जो यहाँ पर सीधी रेखा हो गई, चलिए ये अपवर्तित होकर सीधी हो गई, अब मान लीजिए ये भी सीधी निकल जाती तो ये होती। अब आप समझिए दोस्तों, लाल रंग से जब ये कोण बनाएंगे आप, ये अपवर्तित कोण बनाएंगे तो कम होगा, मतलब कि ये अपने ट्रैक से ज्यादा नहीं हटी है, थोड़ा सा हटी है। इसके बाद जितने रंगों के क्रम को आप देखेंगे नीचे आते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि उतना ही इनका जो है विस्तार ज्यादा है, मतलब बैगनी रंग सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है। इसी फिगर से आप एकदम एग्जैक्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि इसका बैगनी रंग का विक्षेपण क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा, आप इसी से समझ जाइए, हमने आपको अपवर्तन तो बताया ही है। जब ये वाली लाइन सीधी अगर जाती तो इधर जाती, लेकिन चूंकि इससे ये विक्षेपित हो रही है, इसको हम अभिलंब मानेंगे दोस्तों, अभिलंब मानेंगे। ठीक है, तो अगर ये इधर विस्थापित हो रही है तो आप देखिए सबसे ज्यादा विस्थापित कौन सी किरण हो रही है, बैगनी रंग वाली। तो बैगनी रंग वाली किरण अगर सबसे ज्यादा विक्षेपित हो रही है तो इसका मतलब बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम है। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब एक चीज आपको समझनी है कि निर्वात या वायु में जो होता है, ठीक है, निर्वात या वायु में जो है विभिन्न रंगों के प्रकाश का जो है वे क्या होता है, एक समान होता है। जैसे अगर वायु, यहाँ पर वायु है, ठीक है, यहाँ पर वायु है, तो वायु में और निर्वात में, वायु में और निर्वात में दोनों में क्या होता है दोस्तों, वायु में और निर्वात में दोनों में क्या होता है, विभिन्न रंगों के प्रकाश का, जो सारे रंग हमने बताए, विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग क्या होता है, ये समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान होता है, लेकिन अन्य पदार्थ में क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अगर इस पदार्थ में आप देखेंगे, जैसे हवा, मतलब वायु और निर्वात की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद जिस भी पदार्थ में प्रकाश गमन करेगा या प्रकाश की किरण चलेगी तो उसके विभिन्न रंगों का वेग अलग अलग होगा। यही कहने का मतलब कांच में इनका वेग अलग अलग होगा, वायु में इनका वेग समान होगा, निर्वात में समान होगा। ये बात कहने का मतलब है। ठीक है, अब दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी पदार्थ के अपवर्तनांक की बात करें, किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, चाहे कांच का ही देख लीजिए, तो ये क्या होता है, विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, सेम नहीं होगा। जितने रंग के प्रकाश हैं उनके लिए सबका अपवर्तनांक क्या होगा, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए क्या होता है दोस्तों, भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समझ में आए बात। केवल वायु में सबका वेग समान होगा, अपवर्तनांक समान होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों, कांच हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, वहां पर क्या होगा, विभिन्न रंगों के लिए जो है विभिन्न होगा इसका अपवर्तनांक। चाहे वो जल की बात ले लीजिए, चाहे कांच की बात ले लीजिए, किसी भी चीज की बात ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया।
अब देखिए इसी से ये क्लियर होता है दोस्तों कि जो बैगनी रंग होता है, जैसे कांच का उदाहरण लेते हैं तो कांच में क्या होगा, बैगनी रंग का जो प्रकाश है इसका वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होगा और लाल रंग के प्रकाश का क्या होगा, सबसे अधिक होगा। लाल रंग के प्रकाश का वेग क्या होगा दोस्तों, सर्वाधिक होगा। अब आप ऐसे समझिए दोस्तों कि मूल पथ से विचलित सबसे ज्यादा कौन होता है, बैगनी होता है। धीरे धीरे चल रहा है, वैसे इसको समझने का प्रयास करिए, याद हो जाएगा। बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, मतलब आराम से चलता है, इसका वेग कम है तो जाहिर सी बात है प्रसारित होते हुए चलता है। लाल रंग का प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा तो ये जो है क्या होता है, कम जो है विक्षेपित होते अपने वेग से अपनी जगह पहुंच जाता है। मतलब स्पीड तेज होगी तो विक्षेपण जाहिर सी बात है कम होगा, जितनी ही तेज गति होगी विक्षेपण उतना ही कम होगा। इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास करें। बाकी यहाँ तो आपने देखा ही कि चूंकि जो है यहाँ पर लाल रंग है ये अपने पथ से विचलित कम होता है और सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है, रंग बैगनी होता है जो आधार की तरफ होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक अगर हम कहें, अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अगर हम कहें दोस्तों तो क्या होगा, किसके लिए, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अपवर्तन अधिक हो रहा है, विस्तारित अधिक हो रहा है, वेग कम है, तीनों चीज समझिए। वेग कम है, अधिक विस्तारित हो रहा है और अपवर्तनांक क्या होगा, बैगनी रंग के लिए अधिक होगा। अधिक क्या, सबसे अधिक आप कह लीजिए, ठीक है। बैगनी रंग के प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तनांक जो है इसके लिए कांच में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग का दोस्तों सबसे कम होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक कांच के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम। क्लियर हुआ, सबसे कम होगा। चलिए ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। अपवर्तनांक आपने दोस्तों समझ लिया, अपवर्तनांक के कुछ उदाहरण आपने समझ लिए, प्रिज्म की चीजों को भी आपने दोस्तों समझ लिया, ठीक है। प्रिज्म किस तरह काम करता है प्रकाश की किरणों के साथ। तो दोस्तों ये अपवर्तनांक का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है अगले टॉपिक में हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह होता है और इसी के साथ जो है हम जो है प्रकाश का चैप्टर खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें दोस्तों। और इस टॉपिक में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके कुछ उदाहरणों के साथ आप इसको जो है समझने का प्रयास करिए। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।